हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जो कि आपकी कक्षा 10 की किताब में है, कक्षा 10 की गणित में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक पॉइंट 3 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जो कि आपकी प्रश्नावली 1.3 से पहले का टॉपिक है। ये समझने के बाद कि अपरिमेय संख्या कैसे पुनर्भ्रमण करते हैं, कहने का मतलब अपरिमेय संख्या क्या है और हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 को आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, अपनी किताब से खुद से भी पढ़ लिया, तो आप प्रश्नावली 1.3 हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें। कक्षा 9th में आपको अपरिमेय संख्याओं के अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। अपरिमेय संख्याओं के अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। आपने इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था, यानी आपने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखा किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यानी वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं उन्हें कहती हैं जो कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हों, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। यानी किसी भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय हो सकती है। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार परिमित अपरिमित रूप से संख्याओं के स्थान निर्धारित करते हैं। दोबारा पढ़ें। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्या के स्थान निर्धारित करते हैं। मतलब आपने अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया था तथा यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्या अपरिमेय हैं। केवल यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं, बाकी हमने संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया था, उनका परिचय ले लिया था कि वो क्या होती है, और अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलने से वास्तविक संख्या मिलती है, ये भी हमने सीख लिया था। इस अनुच्छेद में हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप में यानी √p, मान लो कोई भी संख्या है जो कि अंडर में है, फिलहाल अपरिमेय संख्याएं हैं, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? अभाज्य संख्या। अब यहाँ ध्यान देना, केवल अंडर में होने से मतलब नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या से भी है। यानी अंडर में अगर 4 दे दिया तो ये क्या एक भाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर बात करें हम √3 की, तो क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में? तो यानी कि जो संख्या दी है हमारे लिए p, वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या आपने पहले पढ़ा है क्या होती है? केवल अंडर से मतलब नहीं है, संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है। अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। देखो, मैंने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको पीछे पढ़ा रखी है। प्रश्नावली 1.2 से पहले की जो क्लास ली थी, उसमें मैंने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ा दी है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी आप ही किताब से। और इसमें आज हम 2 प्रमेय को पढ़ेंगे जो कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित हैं, ना कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ें, क्या कहता है ये।
ये बोल रहा है कि यदि याद कीजिए मतलब आपको याद करना, क्या याद करना, देखो याद कीजिए कि संख्या s अपर में संख्या कहलाती है यदि, यानी अपर में संख्या क्या होती है वो परिभाषा देख लेना यहाँ पर। अपर में संख्या की परिभाषा दी है क्या, मान लो कोई अपर में संख्या s है, यदि यदि उसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कहने का मतलब ये है अपर में संख्या वो होगी जिसे अपर में संख्या वो होगी जिसे p बट्टे q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ q क्या है, q बराबर 0 ना हो। समझ में आया, जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकें और जहाँ q बराबर 0 ना हो, वो क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। समझ में आई आपको मेरी बात। हाँ, अब Q तथा P तथा Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आपने समझे होंगे, इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बना दूंगा, जीरो क्लास, जिसमें मैं आपको प्राकृत संख्या से लेकर पूर्णांक, परमेय संख्या, ये छोटी छोटी बातें उस क्लास में आपको विस्तार रूप से बता दूंगा। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए जीरो क्लास बनाने वाला हूँ, मतलब लेक्चर 0 आपके लिए बना दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे अगर मैं वो लेक्चर बनाऊं तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 0 लेक्चर आ चुका है। अपर में संख्याओं देखिएगा, अपर में संख्याओं के कुछ उदाहरण जिनसे आप परिचित हैं। आपने कुछ उदाहरण पढ़ रखे हैं पहले 9th में, जैसे √2, √3, √15, पाई। पाई क्या है, अपर में संख्या है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि पाई क्या क्या है, परमेय संख्या है, अपर में संख्या है, तो आप बताना अपर में संख्या है। ये सभी क्या है, अपर में संख्या है। कहने का मतलब वो है जो संख्या पॉइंट में आए भाग देने के बाद, जैसे p बट्टे q के रूप में लिखा। पहली बात तो लिख नहीं सकते, अगर लिख भी रहे हैं तो जिसकी जो उत्तर है ना वो भाग पॉइंट में आएगा। पॉइंट में यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, बीच में पॉइंट आएगा। समझ में आई, यानी इससे मतलब p में q से जब भाग देंगे तो उत्तर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और जिसमें p में q से पूर्णता भाग जा रही है, यानी यहाँ पर उत्तर में पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, परमेय संख्या है। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं शॉर्ट में, वैसे तो इसकी सबसे जो शुद्ध परिभाषा है वो है p बट्टे q के रूप में ना लिखना। हाँ, इससे पहले कि हम अंडर रूट को अपर में संख्या सिद्ध करें, मतलब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, अपर में संख्या को सिद्ध करेंगे। तो ये बोला कि इससे पहले कि हम √2 को अपर में संख्या सिद्ध करें, हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी उत्पत्ति अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। मैंने बताया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो कि शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूं, बाकी आप क्लास देख लेना डिटेल में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। समझे, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और इसके गुणनखंड बन गए ये, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। समझे, ये होती है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। और इसी पर आधारित एक और प्रमेय है जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अपर में संख्या को सिद्ध करने के लिए। देखिएगा, यह है प्रमेय 1.2।
ये प्रमेय कहती है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, मैंने बताया ए बी क्यू, मान लो ए मान लो या बी मान लो, कोई भी मान लो, अभाज्य संख्या जो कि जिसके दो से अधिक, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाज्य और अभाज्य संख्या को। भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी जैसे 4 है जो कि अभी लिया है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है, इसके कितने गुणनखंड है, 1 2 3। उसी तरह जिसके दो से अधिक, यानी दो से अधिक गुणनखंड, समझ में आया, गुणनखंड, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे वो क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और जिसके जिसके दो से कम गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आई। और जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। समझ में आई मेरी बात। चलो तो अब टॉपिक पर चलें। चलो इसे लिखा रहने देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है। हाँ, p एक अभाज्य संख्या है, मैंने बताया p कोई एक अभाज्य संख्या है, यानी इसका अभाज्य संख्या को थोड़ा और डिटेल से बता दूं। केवल दो गुणनखंड का मतलब क्या है मेरे का, दो गुणनखंड का मतलब ये है, अभाज्य संख्या में केवल और केवल दो गुणनखंड का मतलब ये है, जैसे 3 है तो उसके केवल और केवल एक तो वो खुद होगी गुणनखंड में, और एक होगा एक, एक और उस संख्या के सिवा कोई और गुणनखंड उस संख्या का नहीं होगा, उस संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। समझ में आया। भाज्य संख्या एक तो है ही है, वो स्वयं तो होगी होगी, उसके अलावा भी मतलब उस संख्या को और तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना 4, मैंने क्या बताया था, 4 बताया था, तो इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी इसे 3 गुणनखंडों में हमने तोड़ दिया। समझ में आया आपके। चलो तो आगे बढ़े। हाँ, p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। मान लो कोई p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, वो अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, वो अगर, एक मिनट, वो अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, मान लो ठीक है, ये इसको पूरी तरह से काट रही है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये जो p है, ये अगर इसको विभाजित करती है तो ये इसको भी विभाजित करेगी। अगर ये अगर ये इसको विभाजित करती है तो ये इसको भी विभाजित करेगी, जहां जहां ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी माइनस का नहीं है, प्लस का है, प्लस का पूर्णांक है, ठीक है। तो जहां ए क्या है, प्लस का पूर्णांक है, पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में आपके लिए जो क्लास बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक तरीका से रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, आप उसके 0 लेक्चर को जरूर देख लेना, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो और गणित में अन्य चैप्टर में भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब फिर में तो हमने पढ़ लिया, अब आगे देखें क्या कहता है। उपपत्ति देखो, मान लीजिए एक अभाज्य गुणनखंड का, हाँ, एक अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। मैंने बताया एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और मैंने पिछली कक्षा में बताया था गुणनखंड को लिखने का तरीका, जहाँ पे कोई रैंडम गुणनखंड है, कोई ऐसा गुणनखंड जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ए के मान लो ये गुणनखंड हो गए, ये अभाज्य संख्या है। अब देखो ए जरूर भाज्य होगा जिसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो ए के अभाज्य गुणनखंड क्या है? P1 P2 से लेकर Pn। तो समझना इस बात को। देखो ऐसे मान लो मैं 16 के गुणनखंड लिखता हूँ आपके सामने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गुणा 1। अब सुनो मैंने ये गुणनखंड है उसको गुणा में ही तो लिखा है, ठीक है। अगर इसी को मैं कोष्ठक में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 2 2 2 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अगर इसकी 2 की जगह पर कोई अक्षर हो, अगर 2 की जगह पर अक्षर हो और 16 की जगह पर ए हो, 16 की जगह पर ए मान लिया हमने, जो कि एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसके अभाज्य गुणनखंडों को हमने P1 P2 नाम दे दिया। जैसे इसको मान लो P1 P2, ऐसे P3, ऐसे हमने एक ही गुणनखंडों को क्या दे दिया, P1 P2 P3, ऐसे ही Pn। n का मतलब है अनलिमिटेड, मतलब हमारी मर्जी हो कहाँ तक, अनंत। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा से अच्छा लगा दूं, इसकी थोड़ी शो बढ़ा दूं। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये Pn है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको मैंने बताया था ना, इसकी जगह कोई संख्या हो तो इसे कोष्ठक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब संख्या है तभी कोष्ठक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई अक्षर है तो कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर इसने कोष्ठक नहीं लगाया, तो आप मतलब चौंकना मत कि ये कैसे कर दिया, ठीक है। तो एक ही गुणनखंड इस तरह से लिख सकते हैं हम, इसकी जगह कोई संख्या लगाएंगे तो कोष्ठक लगा देंगे, अगर संख्या नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, मैंने अभी कोष्ठक लगाए ऐसे, और चाहे ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या बोल रहा है, जहाँ P1 P2 तथा Pn मतलब एंड तक अभाज्य संख्या है। अब देखो जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। यहाँ पर जब तक की भाज्य संख्या है तब तक उन्हें तोड़ते रहते हैं,
दो भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसे ये एक अभाज्य संख्या है इसमें, तभी तो इसके गुणनखंड सही माने जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इनको अभाज्य संख्या माना है ताकि इसका गुणनखंड सही माना जाए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है आगे। परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन अलग अलग नहीं है। ऐसे नहीं है, मतलब मैंने आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में बताया था कि एक भाज्य संख्या का एक ही गुणनखंड संभव है, चाहे उसे कैसे भी लिख लो। समझ में आया? तो भिन्न भिन्न गुणनखंड संभव नहीं है, एक भाज्य संख्या के एक ही गुणनखंड संभव है। वही यहाँ बोला है कि आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं, यानी एक ही है, अलग अलग नहीं है। अतः ए स्क्वायर बराबर P1 P2 n, यानी कि क्या मैं आपको आगे समझाऊं, देखो ध्यान से सुनना। हाँ, एक मिनट। अब देखो उसमें बताया P1 P2n, अगर हम ए का वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, यानी दो घात लगा दें इस पे, तो इस पूरे पे तो दो घात लग जाएंगी, नहीं लगेंगी? लग जाएंगी, पूरे पे दो घात लग जाएंगी। ऐसे ही यहाँ करा है उसने उसने ये कर दिया, बस इतना कर दिया कि ए स्क्वायर बराबर, इसको डबल कर दिया, P1 P2 डॉट 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 Pn इंटू P1 P2 डॉट 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 Pn। समझ में आया? अब इसको इसने ऐसे लिख दिया फिर बाद में, P1 जो कि मैंने अभी बताया था, P2 डॉट 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 Pn का होल वर्ग। समझ में आया? देखो भाई किया है यहाँ पर, मैं इसका हाईलाइटर कलर चेंज कर दूँ, थोड़ा रेड कर देता हूँ। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर इसने इस रूप को दिया है, ठीक है। अब आप इससे देख कर चौंकना मत, थोड़ा बस थोड़ा ही बदल के दे दिया है इस वाले रूप को, यानी कि इस वाले रूप को ही थोड़ा सा बदल दिया है। कैसे देखो, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूँ, देखो ऐसे कर दिया है इसको, यानी इसको देखो, अब ये गुणा में ही दो हैं। अब देखो मैं थोड़ा यहाँ पर अलग से समझा दूँ, जैसे हमने पीछे लिखा था 2 गुणा 2, अब इसका होल वर्ग करें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख दो। और उसने क्या किया है, इस वाले को इस तरह से लिख दिया है, तो आपको चौंकना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो तो आगे बढ़े हैं, सुनो। अब हमें दिया है कि P, प्रमेय पर ध्यान देना है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमें दिया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, कोई भी भाज्य संख्या तो उसको उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो P ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, जब उसको विभाजित कर रही है तो अभाज्य गुणनखंड ही तो हुई। इसने यहाँ पर बोला है कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 और Pn हैं। अब ध्यान से सुनना। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2
से लेकर Pn है। इसलिए P को P1 P2 Pn में से ही एक होना चाहिए। अब यहाँ देखना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो इसने किया कि P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, किसके अकॉर्डिंग? अंकगणित के आधारभूत के अकॉर्डिंग, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग। ये तो सिद्ध हुआ, यानी ये तो हमें पता पड़ गया, ये पढ़ा कि P एक अभाज्य गुणनखंड है ए स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के प्रयोग करने पर, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग हम ए स्क्वायर पर कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 से लेकर Pn है। अब समझो इस बात को, मान लो, देखो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को। मान लो P बराबर 2 है, कोई संख्या है P जिसको हम 2 मान ले रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए मान ले रहे हैं। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर 20 है, कितना है? 20, जो कि A है। ठीक है, समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, किताब में नहीं दिया है ऐसे। अब देखो, इसको हम तोड़ सकते हैं 2, अब देखना यहाँ पर ध्यान से सुनना, P1 P2 से लेकर मान लो यहाँ पर Pn, ये मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने वही कंडीशन अप्लाई की है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें ये तो पता पड़ गया कि 2 एक ए का अभाज्य गुणनखंड है, ये तो हमें पता पड़ गया। लेकिन हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हमने ए पर लगाया, यानी ए की अद्वितीयता से जांच की, तो हमें पता चला कि ए के जो गुणनखंड हैं वो P1 से लेकर Pn है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो P है वो इन्हीं के बीच में से कोई होगा, तभी तो ये इसका गुणनखंड है, वरना ये तो गुणनखंड नहीं होता। अगर P ए का गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये P1 से लेकर Pn तक जो गुणनखंड है ए के, उन्हीं में से कोई एक है जो कि P है। समझ में आया आपको? यही बोल रहा है पीछे वो, यानी कि जैसे मान लो इनमें से कोई एक इसका गुणनखंड है। चलो इसको भी मैं लिखे रहने देता हूँ, नोट्स में काम आएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P है, इसलिए P को P1 इनके बीच में से ही होना चाहिए, P1 से लेकर Pn के बीच में से ही होना चाहिए। सही है। अब चूंकि a बराबर इतने P1 से लेकर Pn है, इसलिए P a को भी विभाजित करेगा। इसलिए P जो है वो किसको? a को भी विभाजित करेगा। साधारण सी बात है कि अगर P a का अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ? P a को विभाजित करेगा, P a को भी विभाजित करेगा। अब इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह उत्पत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे विरोधाभासी हमें इस उत्पत्ति को दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह उपपत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति कहते हैं। यानी किस उपपत्ति के आधार पर हम √2 को
अपरिमेय संख्या ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति के आधार पर हम √2 को अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। समझ में आया आपको? कंट्रेडिक्शन याद रख लेना, उपपत्ति प्रूफ बाय कंट्रेडिक्शन। इस तकनीक की कुछ विस्तृत रूप से चर्चा पृष्ठ 1 में दी गई है। अब देखो, हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। आप प्रमेय 1.3 पर पहुंच चुके हैं। देखो प्रमेय 1.3 क्या कह रही है, सुनो ध्यान से सुनो। प्रमेय 1.3 बोल रही है कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पीछे आपको मतलब जब क्लास स्टार्ट की थी, पहली क्लास में लेक्चर 1 में, तो मैंने आपको प्रमेय की परिभाषा बताई थी। और प्रमेय जो शब्द है, प्रमेय यानी एल्गोरिदम शब्द तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये दोनों शब्द कहाँ से आए और किससे संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, तो शुरू करें। देखो हमें कैसे समझना है इसको। देखो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। जैसे इसने बोला ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये माना है हमने, वास्तव में नहीं है। माना कि हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया, मानना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि माना है, ना कि वास्तव में है। मानना तो पड़ेगा, वरना गणित आपको भट्टा गोल कर देगी। देखो हम दो पूर्णांक RS ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ √2 R/S है हो और R बराबर 0 ना हो। देखो चाहे तो P/Q कह दो, चाहे R/S कह दो, मतलब कहने का मतलब दर्शाना है बटे को। नीचे वाले के बराबर में 0 ना हो, बराबर में 0 ना हो। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम R और S ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, √2 बराबर R/S, जहाँ S क्या 0 नहीं है। मान लीजिए RS में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ वर्णखंड नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को। मान लीजिए RS में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ वर्णखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि R और S क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो कि विभाजित नहीं हो रही हैं। ऐसी संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, केवल वो संख्या तथा एक इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या कह देते हैं। ठीक है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से RS को विभाजित करके सॉरी, तब हम इस गुणनखंड से RS को तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से RS को विभाजित करके √2 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B सहभाज्य हैं, को प्राइम। सहभाज्य मतलब ये हुआ जो कि एक दूसरे को विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया, मतलब स्वयं को काटेगी। भाज्य संख्या जो दूसरी संख्या से भी कट रही है। सहभाज्य दूसरी से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है।
दूसरी से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है, और बटे में है वो। देखो, अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट 2। दोनों पक्षों का बरक करने पर बरक करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। अगर दोनों का फर्क कर दें तो देखो, अगर अंडर रूट में कोई संख्या है, ध्यान से समझना इस बात को, मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ और बड़े बड़े सवालों में बहुत काम आती है, इंटर फिंटर में भी, ठीक है। अंडर रूट में कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्ग करें तो अंडर रूट का चिन्ह हटा दो, वो संख्या पूरी लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है, सवाल हो जाएगा आपका, समझ में आया। जैसे यहाँ पर दिया अंडर रूट 2, तो उसका अगर वर्ग करें हम, तो हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, क्योंकि जो अंडर रूट होता है वो 1/2 घात के लिए लगता है। यानी अगर 2 की घात 1/2 लगा दें तो इसका मतलब हुआ अंडर रूट 2। समझ में आया आपको। घात से भी समझ जाना, जैसे कहीं पर घातों वाला सवाल सॉल्व करते हो ना, तो वहां पर समझने के लिए, जैसे अंडर रूट 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर क्या होगा, तो हम अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं 1/2 घात किसकी, 3 की, गुणा 3 की घात 2। अब देखो, सेम आधार हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब हो जाएगा 3 और 1/2 +2 इजकल टू, ये हो जाएगा 2.5, यानी 3 की घात 2.5, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 5/2। सॉरी, 3 की घात 5/2। समझ में आया। ऐसे सवाल भी आसानी से कर सकते हो तुम, समझने के लिए मैंने बता दिया बीच में। दोनों तरफ फर्क कर दिया और पुनर्व्यवस्थित कर दिया, तो हमारे पास इस तरह से प्राप्त हुआ, यानी a² बराबर 2b²। अतः 2 a² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो 2 है वो a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.2 द्वारा 2a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, ये 2 है, वो अगर a के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो ये a को भी विभाजित करना चाहिए। क्या समझे, नहीं समझे। देखो, मान लो 2 है, वो अगर 16 उसको, सॉरी, मान लो 2 है, अगर वो 16 को विभाजित कर रहा है तो ये 4 को भी विभाजित करेगा। 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 की घात 2। तो अगर ये इसको विभाजित करेगा, यानी 16 को विभाजित करेगा, तो ये इसको भी विभाजित करेगा। यही तो बोल रही थी प्रमेय 1.2, आपने ध्यान से पढ़ी हो तो। चलो, तो अब अगले पेज पर चलें। सॉरी, एक लाइन क्या है, ये एपक्षी दृष्टि से नहीं है। पहले ही बता दूं मैं, ये परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप प्रश्नावली 1.3 क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको अब तुम्हारी किताब, मतलब पूरी किताब करवाऊंगा, और ये तो मैं केवल आपको समझने के लिए और थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी प्रश्नावली है, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये समझ लिया तो प्रश्नावली आप खुद से कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि किताब कोई भी प्रश्नावली है, उसको, प्रश्नावली को पढ़ने से पहले, किताब की प्रश्नावली से पहले जो लिखा हुआ होता है उसको एक बार जरूर पढ़ें, जिससे आप प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। गणित में होशियार होना है तो पहले लिखाई पढ़ें, जो उसमें लिखा हुआ है, उसके बाद प्रश्नावली पर पहुँचें, आप आसानी से प्रश्नावली कर पाएंगे। देखो, अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। c कोई पूर्णांक है। अब देखो, नए नए पूर्णांक आ रहे हैं, घबराना मत। देखो, अगर 2 है, वो a² को विभाजित करता है, ठीक है। तो जो
दो है वो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे। अतः हम ए को 2c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब नया पूर्णांक आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूँ कैसे। c कोई नया पूर्णांक मान लिया, ठीक है। c कोई नया पूर्णांक मान लिया है। अब देखो a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमारे दो पास दो समीकरण बने, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण उधर सी वाला। अब दोनों का वर्ग करें दोनों लग, यानी कि हम उसको 2c लिख सकते हैं। कैसे समझना इस बात को, इस वाले पूर्णांक को समझा रहा हूँ, पिछली स्लाइड पर देखो। अगर दो है, जो दो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। किसको? ए स्क्वायर को। तो जो दो है वो ए को विभाजित करेगा तो क्या होगा? इस पर दो घात है, इसकी घात दो करेंगे तो इस पर घात, इसका क्या हो जाएगा? इस पर रूट चढ़ जाएगा। इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब इस पर आधी घात चढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये समझना मेरी बात को, जैसे इस पर दो की घात एक है, ठीक है। हाँ, दो की घात एक है, और इधर भी क्या है, इधर मान लो तीन की घात एक है। तो अगर इसकी घात आधी होगी, यानी कि इसकी घात अगर 1/2 होगी, तो दो की घात भी 1/2 होगी। समझ में आया आपको? वैसे ही यहाँ पर किया है, बस समझने की देरी है, ठीक है। समझने की देरी इतनी है, देखो अगर इसकी घात आधी करेंगे तो ये तो रह जाएगा ए, लेकिन इसकी घात क्या हो जाएगी? आधी। दो की घात 1/2 आधी रह जाएगी, यानी कि हम ए बराबर अंडर रूट 2 कर देंगे, यानी अंडर रूट 2 से ए कट जाएगा, यानी इससे इसमें भाग चली जाएगी। यही तो बोल रहा है, अगर दो ए स्क्वायर को काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो जो दो है वो ए को भी विभाजित करेगा। लेकिन कैसे? इस बात को समझो। दो में हमें किससे गुणा करें कि हमारे दो का ये रूप प्राप्त हो जाए? समझे? दो में कितने से गुणा करें कि दो का ये रूप प्राप्त हो जाए? तो एक की घात, सॉरी, हाँ, लो की दो की घात, दो दूनी चार होंगे, सॉरी दो होंगे ये, और सेम घात पर घातें जुड़ जाती हैं, तो माइनस की 1/2, दो की घात -1/2। अब देखो कैसे करता हूँ, मैं करके बताता हूँ एक बार। से दो की घात एक गुणा दो की घात माइनस का 1/2, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो दो की घात 1 - 1/2 बराबर दो की घात आधी रह जाएगी, रह जाएगी या नहीं रह जाएगी? रह जाएगी। तो करना यही है। अब यहाँ पर समझने की वाली बात ये है कि जो हमने अभी जो माना था ना, दो की घात -1/2, उसको इसने c मान लिया है, ठीक है। क्या मान लिया? c मान लिया है। अब c कोई पूर्णांक है, जो कि ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब a का मान प्रतिस्थापन, अब यहाँ पर a बराबर 2c है, और वहाँ पर a बराबर क्या था? 2b, यही था दोनों लंग। अब देखना, यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, दोनों लंग वर्ग करें, ए स्क्वायर का मान करें, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर
4c² हो जाएगा 2c की जगह पर, या 2b² हो जाएगा क्योंकि ये 2b यहाँ पर आ गया, और ऐसे इसका वर्क करें तो ये आ जाएगा। अच्छा, b² बराबर 2c², b² बराबर जो 2 इधर पहुंच जाएंगे बटे में तो 2c² प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जो 2 है वो b² को भी विभाजित करता है। किसको? b² को भी विभाजित करता है। अब मैं पीछे वाले टॉपिक पर चलें एक बार नजर मारने। अब जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि a/b के रूप में ना इसको बड़ा किया था तो हमारे पास 2 निकल के आया था। अब जो 2 है ये इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। दोनों क्या है? इसके गुणनखंड है। वही बोल रहा था ये। इसका अर्थ है कि जो 2 है वो b² को भी विभाजित करेगा और इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। फिर मैं 1.2 द्वारा p बराबर 2 लेने पर, p बराबर 2 लेने पर, देखो फिर मैं 1.2 क्या कह रही है, अगर p की जगह पर हम 2 ले लें, कोई गुणनखंड है उसको हम 2 ले लें p की जगह पर, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। समझ में आया आपके? कोई ए और बी है उसमें कम से कम एक अवयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 है ही है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखना, यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, यानी ये बोल रहा है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है इसमें। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या बोल रहा था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, और इधर बोल रहा है कि 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, क्यों? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √2 एक परमेय संख्या है। इसको हमने एक परमेय संख्या मान लिया, इसलिए हमसे ये क्या हुई, विरोधाभास पैदा हुआ। अतः हम इस निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। आगे बढ़े। ऐसे इसमें करना है उदाहरण नंबर, ये भी देख लो, इसके बाद में अगले टॉपिक पर चलो। हाँ, √3 एक अपरमेय संख्या है, इस उदाहरण को भी देखो। हम इसके विपरीत मान लेंगे, इसको परमेय संख्या मान लेंगे पहले की तरह। हम 2 पूर्णांक ए और बी लेते हैं, ठीक है, जब बी बराबर 0 ना हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर परमेय मानेंगे तो। ठीक है, परमेय मान के चल रहे हैं। यदि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी की सहभाज्य बना लेते हैं। देखो कैसे। अब ये और ये बराबर ही तो है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। अब जो ए और बी है ना, यानी कि कहने का मतलब √3 की बात चल रही है, तो इसके एक के अतिरिक्त अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहभाज्य बना लेते हैं। यानी उस गुणनखंड से भाग देने के बाद ऐसा बना देंगे कि एक ही गुणनखंड से दोनों भाग जाए। ठीक है, अतः बी
ए बराबर डी अंडर रूट 3। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, हमें वही पहले की तरफ प्राप्त होगा। ए स्क्वायर बराबर 3b², अतः ए स्क्वायर 3 से भी विभाजित है, इसलिए यहाँ पर ये निकला ना कि ये 3 से भी विभाजित है ए स्क्वायर। तो अगर प्रमेय के अकॉर्डिंग प्रमेय 1.2 क्या कह रही है कि अगर तुम ए का वर्ग विभाजित कर रहा है पी, तो जो पी है वो ए को भी विभाजित करेगा वैसे ही, इसलिए प्रमेय 1 द्वारा 3 ए को भी विभाजित करेगा। अगर ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को ही विभाजित करेगा। अतः हम ए बराबर 3c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। समझने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। ये बेर थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। देखो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था अंडर रूट 3 बराबर ए बट्टे बी। ठीक है, ठीक है। अब क्या किया है इसने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया है। वर्ग करेंगे तो हम हमारे पास ए स्क्वायर होएगा, ये 3 आ जाएगा, 3b² बराबर ए आ जाएगा। ये इस तरफ पहुंच जाएगा ना, तो अब ये ए आ जाएगा। ए का स्क्वायर, अगर ये 3 जो है वो इसको विभाजित करेगा, विभाजित तो करेगा ही करेगा। तो ये 3 जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 3 है वो प्रमेय के अकॉर्डिंग ए को भी विभाजित करेगा। समझे? पहले अकॉर्डिंग पहले मैंने अभी बताया था। ठीक है, और ये बोल रहा है कि हाँ, अतः हम ए को 3c लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर केवल ए कर दें तो इस वाले समीकरण में चेंजेस आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? इस वाले समीकरण में चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस आएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर ए कर दें, आधी कर दें इसकी वो, तो ये बी अंडर रूट 3 आएगा। अब इसको अंडर रूट में नहीं लिखना है हमें, इसको अंडर रूट में नहीं लिखना, केवल 3 के रूप में लिखना है। तो 3 के साथ जो पीछे इसके साथ जो समीकरण बनेगा उसको हमने सी मान लिया। क्या मान लिया? सी मान लिया। कोई पूर्णांक है, यानी सी हमारे पास सी से ऐसे गुणा करनी है। सी कोई ऐसा पूर्णांक है जिससे 3 में गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा? बी अंडर रूट 3। समझ में आया आपको सी का मतलब? अब देखो, सी गुणांक ए के इस मान को, ए के इस मान को बी 3b² बराबर ए स्क्वायर में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। देखो इसका बारे करेंगे, जो 3 हाँ 9c² और 3b² वैसे भी बराबर होने चाहिए। यहाँ से देखो, पिछले समीकरण से देखो, अब हमने इसके इसी वाले को ही तो सी मान लिया लॉट, फिर क्या किया है यहाँ पर? हमने ये किया है कि बस ऐसे अंडर रूट में लिखने की वजह से इसके जो पीछे समीकरण बनना था वो इस पूर्ण संख्या को सी मान लिया है। और देखो दूसरी चीज, बोल रहा है कि नहीं सी, अब सी मान लिया है, और दूसरे पहला समीकरण बनना था 3b², और पहले से ये तो है, ये इसके बराबर है ही है। अब इसका वर्ग दोबारा से करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा इसको दोबारा से, तो ये और ये तो वैसे भी बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो b² बराबर 3c का होल वर्ग। तो b² बराबर क्या बचेगा? दोनों को बराबर रखोगे तो 3c का होल वर्ग बनेगा। ये 9c है, और 9c को करोगे तो
क्या बनेगा देखो, 9c का होल वर्ग है और 20 का बराबर निकालोगे तो 3c का होल वर्ग, यानी ये जो 3 है ये इधर से इधर आ जाएंगे तो 3 से भाग चलिएगा, 3 3 9, यहाँ बचेंगे 3c। इसका अर्थ यह है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी इस वाले 3 से जो बी है वो विभाजित हो रही है, इसलिए प्रमेय पूर्ण 2 द्वारा बी जो है वो 3 से भी विभाजित है। अब जो बी है वो 3 से विभाजित होगी, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब देखना इस बात को, गुणनखंड का मतलब क्या समझे आप, जिससे उसमें भाग जाए। पहले हमने क्या किया इस उदाहरण में, पहले हमने क्या जांच की थी, पहले हमने जांच की थी कि ए का गुणनखंड है या नहीं है, तो हमने देखा कि ये ए का एक गुणनखंड है, यानी हमने 3 से देखी तो ए में भाग जा रही थी, तो ये ए का एक, जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा, यानी 3 क्या है, ए का एक ओएनएस गुणनखंड हो गया। 3 का एक, देखो ओएनएस गुणनखंड का मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर समझना पहले। 3 क्या है, ए का भी गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हमने जांच की जो 3 है वो कहीं बी का गुणनखंड तो नहीं है, दोनों को सेम रख दिया, फिर दोनों समीकरण से हमने बी का मान निकाला, तो हमें निकल के आया वही 3, यहाँ पर 3c, तो जो संख्या है उससे मतलब है हमें। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो 3 है वो बी का भी गुणनखंड है। अब ऐसा गुणनखंड दोनों संख्याओं में मेल खाता हो, अब समझना मेरी बात को, यहाँ देखो, समझना मेरी बात को, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, दोनों की गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3, ठीक है। अब समझो, ऐसा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों में मैच खाता हो, जैसे ऐसे ए मान लिया, ऐसे बी मान लिया, तो पहले इसमें जांच की, देखा कि ये ए है वो इसका भी गुणनखंड है, और देखा ये जो है 2, ये इसका भी गुणनखंड है, यानी बी का भी गुणनखंड है। तो ये दो जो है 2, वो क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि दोनों में कॉमन है। आपको समझ में आया इस बात से, समझ में आना चाहिए, यानी ए और बी में दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, परंतु इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य है। अब इस बात को समझो, यहाँ पर बोला था कि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो तो उसे क्या कर लेंगे हम, उसे उस गुणनखंड से भाग देकर सहभाज्य बना लेंगे, यानी कि बोला था कि ये दोनों क्या है, सहभाज्य है। ये दोनों गुणनखंड क्या है, सहभाज्य है। तो करना क्या है आगे देखो, हमने यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना, यानी हमने जो इसको क्या मान रखा था, हमने इसको एक परम संख्या मान रखा था, इस कल्पना की वजह से ही हमें ये विरोधाभास मिल रहा है। ये बोल रहा है कि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 क्या एक परम संख्या है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरम संख्या है। अगर हम इसको परम संख्या नहीं मानते तो दोनों में कॉमन नहीं आता, जिससे सिद्ध क्या है, अपरम संख्या। अब जो 2 टॉपिक है मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं, कौन कौन से, देखो याद रखना कि एक परम संख्या और एक अपरम संख्या का योग, यानी एक परम संख्या और एक अपरम संख्या दोनों को जब जोड़ेंगे या फिर उनमें भाग देंगे
कहने का मतलब जोड़ना या घटाना, दो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, उनको जोड़ो या फिर घटाओ, कुछ भी करो, उनका जो अंतर है, मतलब उनको जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ में आए? इस बात को समझना, मेरी बात को, कि हम कोई भी, मान लो 2 है प्लस 3 है, या मान लो अंडर रूट 2 माइनस 3 है, तो इनको जोड़ें या घटावें, एक अपरमेय संख्या ले लिए मैंने, एक परमेय संख्या ले लिए, तो इनको जोड़ें या घटावें तो हमारे पास क्या आएगी, हमेशा अपरमेय संख्या प्राप्त ही होगी, कुछ भी करें तो। समझ में आई? दूसरा क्या कह रहा है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग, गुणनफल, सॉरी, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय संख्या ही होती है। कहने का मतलब ये है कि अपरमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे गुणा कर दो, चाहे भाग दे दो, हमें प्राप्त अपरमेय संख्या ही होगी। समझ में आया? यहाँ हम उपरोक्त के कुछ विशिष्ट स्थितियां सिद्ध करें। देखो कुछ विशिष्ट स्थिति है। देखो मान लो यहाँ पर देखो जोड़ और घटा के दिया है, ये बोला ना जोड़ने और घटाने पर क्या होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। अब दर्शाइए कि ये अपरमेय संख्या है, ऊपर तो बोल दिया है, अब ये दर्शाने को बोल रहा है, हमारा समझने के लिए बताया है कैसे। देखो विपरीत मान ले इसे परमेय संख्या मानोगी, परमेय संख्या मानने के बाद इसको इस सहभाज्य संख्या है, ए भी है, ए बी के बटे में मान लोगे जैसे उसमें माना था, सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी। क्या संख्या दे रखी है उसको ए बट्टे बी के रूप में मान लोगे जब परमेय संख्या मानोगे तो, क्योंकि इसको पहले परमेय मानोगे तो इसे ए बट्टे बी के रूप में लिख सकते हो। जब ए बट्टे बी के रूप में लिख सकते हो तो जो अपरमेय संख्या है उसको एक साइड लिख लो और जो परमेय संख्या है उन्हें एक साइड लिख लो। लेकिन हमने अभी परमेय मान रखा है लेकिन वास्तव में नहीं है, तो जो जो अपरमेय संख्या को हमने मान रखा है उसको एक साइड लिख लो, उसमें से भी जो अपरमेय रह गई है और जो परमेय परमेय उन्हें एक साइड लिख लो। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, पुनर्व्यवस्थित करोगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा ये। ठीक है, देखो अब क्या है, चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए इसको एक परमेय संख्या है, यानी ये वाली तो एक क्या है, परमेय संख्या है, चूंकि ये पूर्णांक है और ये भी एक संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अब देखना, पीछे हमने अंडर रूट 3 को एक परमेय संख्या बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या थी, अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या बन गई। कैसे? ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि जो अंडर रूट 3 है वो इसके बराबर है और ये क्या है, एक परमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 भी क्या हो गई, एक परमेय संख्या हो गई। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। ऊपर बोला था कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमें इसका विरोधाभास पैदा हो रहा है। विरोधाभास यानी अपनी ही बात को आपस में काटना। विरोधाभास का मतलब समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, अब तुरंत ही आप बोलने लगे कि मैंने खाना नहीं खाया है। कहने का मतलब अपनी बात काट देना। आप ही कह रहे थे खाना खा लिया है, आप ही बोल रहे हो खाना नहीं खाया है, तो किसी न किसी वजह से आपने कहा होगा कि खाना खा लिया है या नहीं खाया है, दोनों में से एक ही बात सच होगी। तो हमें क्या विरोधाभास पैदा हो रहा है, क्या गलती पैदा हो रही है, या क्या हमें अब कौन सी बात हमारी कट रही है, हमारी ये वाली बात पकड़ में आ रही है कि हमने कहा था कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम यह विरोधाभास अपनी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, मतलब हमने गलत सोचा था
कि ये अंडर रूट 3 क्या एक परिमित संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमित संख्या है, क्योंकि हमने इसको अपरिमित संख्या माना था। अब देखो करना क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से। पहले जो संख्या दे रखी है उसको आप परिमित संख्या मानना। परिमित संख्या मानने के बाद a/b p/q या कुछ भी r/s के बराबर मान लेना। उसके बाद जो अंडर रूट 3 वगैरह दे रखा हो उसमें जो भी अपरिमित संख्या है उसे एक साइड कर देना, परिमित एक साइड कर देना, परिमित एक साइड। ठीक है, ठीक है। उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिख देना है। उसको लिखने के बाद जो पूर्णांक आपने माने उनको पूर्णांक है, उसके बाद इस लाइन को लिख लेना, यानी जहाँ पर जो भी हो उसको एक परिमेय संख्या है, सामने वाली एक परिमेय संख्या होगी, अतः ये एक परिमेय संख्या है कह देना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लाइन जरूर लिखनी है यहाँ से यहाँ तक की, बस संख्याएं चेंज कर देनी है ये वाली, बस निकालते हैं कि परिमेय संख्या। एग्जाम में आसानी से कर सकती हो और प्रश्नावली में भी। उदाहरण 7 देखिए, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसका विपरीत मान लें कि एक परिमेय संख्या मान ली। और देखो कैसे करेंगे, पहले इसको परिमेय संख्या मान ली, पहले इसको परिमेय संख्या मान ली। सॉरी, देखिए दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, इसके आप विपरीत मान लेंगे। सॉरी, हाँ, विपरीत मान लिया, अपरिमेय संख्या मान। अब ए और बी को इसका वो मान लिया, बराबर में मान लिया, सहभाज्य संख्या मान ली। तो इसके बराबर में ये लिखेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है बीच में अंडर रूट 2 के बाद। पुनर्वस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, ये मिस्टेक हो गई है किताब में। हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 2 बराबर, मैंने बताया था ना अपरिमेय संख्या को अलग लिख दो, उनको अलग छांट लो। अब ये परिमेय संख्या अलग छिट गई, क्योंकि जो संख्या दी है वो एक परिमेय संख्या है, यानी ये पूर्णांक है, क्योंकि वो पूर्णांक है और ये सब पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। ये इसीलिए अंडर रूट 2 भी एक पर क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जब सामने वाली परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास, हमें इस बात की उल्टी लग रही है, मतलब गलत लग रहा है कि अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, उसमें बता रहा है कि परिमेय संख्या। अरे, इस वजह से लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान रखा था। अब आई बात समझ में, हम ऐसे करते हैं ना, कहते हैं ना, मैंने वो बात कह रखी थी, अरे हाँ वो मैंने ऐसा कर दिया ना था हमारे जी याद आ रहा हो, वो ही वैसे ही सेम वही कंडीशन है, हमने ऐसा मान रखा था, इसलिए ये विरोधाभास पैदा हो रहा था। हम ये निष्कर्ष निकालते कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो कौन कौन से सवाल आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, अभी ऊपर कराया, और इसको भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है प्रश्नावली 1.3 आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो इस वाले से लास्ट वाला सवाल हल होगा, मिलता जुलता है। ठीक है, करना कुछ नहीं, सब में बस एक ही कंडीशन लगानी, पर में मान लेना है, a/b के सहभाज्य संख्या मान लेनी है। उसके बाद उसको कंडीशन वो करनी है, अपरिमेय संख्या एक लंग, परिमेय संख्या एक लंग, और उनके परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या बोलकर विरोधाभास वाली लाइन लिख देना ये वाली, और ये संख्या चेंज कर देना अपने हिसाब से जो भी सवाल में दे रखी हो। बस हो गया सवाल।
देखो, और जो सवाल आपका दे रखा है कौन सा मैंने बताया अभी, हाँ, ये वाला सवाल ये है। देखो, इस वाले उदाहरण के आधार पर है सवाल नंबर 2, पूरा सवाल इसी के उदाहरण पर होगा। और जो सवाल नंबर 1 है वो सवाल नंबर 1 आपका इस उदाहरण पर होगा, इस वाले उदाहरण से। तो मैंने बोला था ना, आपकी किताब में सब कुछ दिया है, बस आपको पढ़ने की दे दी, वो पढ़िए। और आप अगर सही से पढ़ेंगे किताब को तो आप अपनी प्रश्नावली को खुद ही हल कर सकते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये क्लास देखी। थैंक यू।